Good morning, guys. Hi, I am Vatsal Trivedi, your science experts. Okay, so now we are going in a next lecture or a next session on physics part of the 10th science English medium. Okay, so आज हम बात करने वाले कई सारे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर से डिफरेंट टाइप्स फैक्टर्स जो रहेंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि हम आगे तो देख चुके हैं कि पहले हम ये बात कर ले कि पहले हम क्या करने वाले हैं आज, और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या बातचीत की थी। सो पहले ये बता देता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और हाउ टू मेक सर्किट डायग्राम, ओके, तो उसके बारे में हमने बात की थी। सो आई होप आप सबको वो इजीली समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझको डायरेक्टली बाय मेल कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास रहेगा, ठीक है। सो नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। यस, सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन अबाउट जॉर्ज ओहम। ओके, जॉर्ज ओहम है, वो एक साइंटिस्ट है और वो साइंटिस्ट के बारे में आज हम थोड़ा बहुत उसके बारे में हम जान लेंगे। बाद में उसने दिया हुआ एक लॉ है विच आर वेरी फेमस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी, ओहम्स लॉ, एंड देन इक्वेशंस ऑफ ओहम्स लॉ हम देखेंगे। दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर गाइज। ये क्वेश्चन ओहम्स लॉ के बारे में मोस्ट प्रोबेबल ये आपके एग्ज़ाम के अंदर ही आ रहा है, और पिछले कई सालों से ओहम्स लॉ के इक्वेशन और ओहम्स लॉ की डेफिनेशन के बारे में, उसके स्टेटमेंट के बारे में हर साल बोर्ड की एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन होता ही होता है। सो इट इज़ मोस्ट टाइम फॉर यू। देन रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। अभी पिछले लेक्चर के अंदर हमने कुछ रेजिस्टेंस की बात की थी कि हाई रेजिस्टेंस रहेगा वोल्ट मीटर के अंदर और ए मीटर के अंदर लो रेजिस्टेंस रहेगा, उसकी वजह से उसके करंट और वोल्टेज के इफेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। सो आज वही हम रेजिस्टेंस क्या है उसके बारे में हम डीपली थोड़ी बात करेंगे। एंड लास्ट वन इज अ फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस। तो कौन से फैक्टर उस पर अफेक्ट करेंगे उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट वन आपके लिए जो डेली एज विजुअल फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो वो आपके लिए एज अ होमवर्क, एज अ असाइनमेंट, जो भी आप समझो वो आपको कंपलसरी करना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट पॉइंट in today's third session of electricity. So here is a जॉर्ज ओहम। ओके, सो जॉर्ज ओहम है, वो एक साइंटिस्ट थे और मैथमेटिशियन भी थे। ओके, तो उसके बारे में आज हम थोड़ा बहुत देखेंगे। उस जॉर्ज ओहम ने हमको कुछ ऐसा लॉ दिया है जो हम कई सारे जगह पर एज अ इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग, जॉर्ज सिमोन ओहम, इट इज़ अ फुल नेम ऑफ जॉर्ज ओहम। 16 मार्च 1789, 6 जुलाई 1854, तो ये जो उसका बर्थ और डेथ टाइम रहेगा। वो जर्मन फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन। तो जॉर्ज ओहम जो थे वो जर्मन के और फिजिशियन और मैथमेटिशियन। एज अ स्कूल टीचर, ओहम बिगिंस हिज रिसर्च विद द न्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन्वेंटेड बाय इटालियन साइंटिस्ट एलेक्जेंड्रो वोल्टा। ये आपको प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर और ये स्टैंडर्ड के अंदर जो हम बैटरी और सेल की हम यूज़ कर रहे हैं, तो बैटरी का फर्स्ट इन्वेंशन किया था एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने। तो ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। ओके, सो एज अ टीचर, ओम्स बिगिन रिसर्च विद द न्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल which are invented by Italian scientist Alessandro Volta. Using equipment of his own creation, Ohm found that there are different properties between potential difference, that means voltage, and applied across conductor and the resultant electric current. Okay, so electric current, that means I, and voltage potential difference, that means capital V.
उसके बीच के अंदर की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी. दिस इज अ रिलेशनशिप इज नोन एज अ ओहम्स लॉ. तो उसने कुछ ऐसा रिलेशन दोनों के बीच में बताया था कि वोल्टेज जो भी कंडक्टर के अंदर जितना वोल्टेज पास हो रहा है उस वही कंडक्टर के अंदर कितना करंट पास हो रहा है, वो दोनों के बीच के अंदर ये क्या रिलेशन है वो ओहम्स लॉ के अंदर बताया गया है. तो यहाँ पे साइड में आप एक फिगर देखेंगे, वो जो सर है वो जॉर्ज ओहम सर है, उसके बारे में हम अभी बात की है. ओके, सो नाउ ओहम्स लॉ ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों. ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट होता ही रहता है. ठीक है, सो ओहम्स लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज V और करंट I एंड रेजिस्टेंस R. किसका किसका रिलेशन दिखाता है, कौन सा रिलेशन एक्सप्लेन करता है? रिलेशनशिप बिटवीन V एंड करंट I एंड ऑल्सो रेजिस्टेंस. ओके, तो V which are represented voltage potential difference, capital I which are represented current, and the resistance capital R which are represented resistance. ओके, यहाँ पे वोल्टेज में V और E कैपिटल दिया है. तो कई जगह इक्वेशन के अंदर फिजिक्स की कई सारे बुक्स के अंदर ओहम्स लॉ का इक्वेशन के अंदर E का भी यूज एज अ वोल्टेज हम लोग कर सकते हैं. बट अभी एज पर योर टेक्स्ट बुक हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज को कैपिटल V से हम रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं. ठीक है, सो यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियंस. कहाँ पे उसका यूज होता है? बाय इलेक्ट्रिशियंस, ऑटोमोटिव टेक्नीशियंस, देन स्टीरियो इंस्टॉलेशंस. ओके, तो उसके अंदर इसका यूज होता है. तो बेसिकली स्टीरियो के अंदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के अंदर इलेक्ट्रिशियंस ये उसका यूज बेहतरीन तरीके से करते हैं बाय अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ. ठीक है, सो अभी अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो अभी ये स्टेटमेंट दिया गया है कि व्हाट इज ओहम्स लॉ, ये अगर आपको एग्जाम के अंदर एंड राइट दिस ऑल इक्वेशंस, ऐसा कुछ आपके पास कोई क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के अंदर आए तो आपको यही स्टेटमेंट लिखना है. अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट रहेगा, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its end. क्या है constant temperature? टेम्परेचर के अंदर constant means there is no variation, it is a constant, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, at the constant temperature the current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference. तो क्या जो करंट रहेगा, जो कंडक्टर के अंदर जो करंट पास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ओके, सो करंट I प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस V. सो I प्रोपोर्शनल साइन एंड V, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. तो सिंपल ये कि क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो भी कंडक्टर के अंदर से जो करंट पास होगा वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनली वर्क करेगा. दैट मीन्स प्रोपोर्शनली वर्क, दैट मीन्स क्या होगा, सपोज कुछ बढ़ा तो जितना करंट बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. सो ये रिलेशन ओहम्स ने फाइंड आउट किया, वही उसने ओहम्स लॉ के अंदर हमको दिया गया है. तो क्या होगा कि सपोज 5 एम्पियर करंट बढ़ रहा है तो सामने वोल्टेज भी 5 वोल्टेज ही बढ़ेगी, दोनों प्रोपोर्शनली वर्क कर रहे हैं. ठीक है, ओके, तो ये यही जो दिया गया है वो इक्वेशन है. तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ पे जो V के बाजू में जो हमको अल्फा जैसी साइन दिख रही है, दैट इज नॉट अल्फा, देयर इज अ ग्रीक अल्फाबेटिक वर्ड which are known as a proportional sign. Okay, so जब कभी हमको इन मैथमेटिक्स, आप सबको मालूम है, प्रोपोर्शनल की साइन हमको हटानी है तो वहाँ पे हमको कुछ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी हम इक्वल साइन हम ले सकते हैं. सो यहाँ पे इन सेकेंड इक्वेशन V इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल साइन हटा दी है. सो हियर V इज इक्वल टू R इंटू I. जो I है वो करंट रिप्रेजेंटेड कर रहा है, V इज अ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड, पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंटेड कर रहा है.
हियर इक्वल साइन है, इसके लिए प्रोपोर्शनल साइन हमने दूर की, इसीलिए इक्वल साइन लगानी है तो हमने कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ये रूल है। तो यहाँ पे कैपिटल आर इज रिप्रेजेंटेड इज अ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और कांस्टेंट फैक्टर भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो आर रहेगा, तो आर क्या रिप्रेजेंटेड करेगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके, दिस कैन ऑल्सो रिटर्न एज, अभी क्या उसको हम अलग अलग पैटर्न से हम लिख सकते हैं। सपोज हमको आर चाहिए तो हम आर को सब्जेक्ट बना सकते हैं, आई चाहिए तो आई को सब्जेक्ट बना सकते हैं, वो हम वेरी इजीएस्ट फॉर्मूला हम उस तरीके से हम लोग इसे बना सकते हैं, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, इधर हमको करंट फाइंड करना है, सो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, और दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज अ ओम्स लॉज इक्वेशन। सपोज हमको v फाइंड करना है तो v इज इक्वल टू आई आर तो है ही है, ठीक है, आई इंटू आर अथवा और आर इंटू आई, ठीक है। सो करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी बाई आर, रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या करेगा, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, ओके। सो देयरफॉर द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। सो करंट होगा वो डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शनल करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो I प्रोपोर्शनल टू V जो हमने ओम्स लॉ दिया गया है। द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जो I इज इक्वल टू 1/R भी हम लिख सकते हैं। R कहाँ पे, इन इनवर्स, ओके, V के नीचे की साइड पर है, तो इन अ डिवीजन में दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I, ये प्रोपोर्शनल साइन हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, उसको दूर करने, उसकी वजह से हमको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ इक्वल साइन लगानी है, इसीलिए v इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच आर रिप्रेजेंटेड रेजिस्टेंस इनटू करंट I, सो v इज इक्वल टू r इंटू आई, अदरवाइज v इज इक्वल टू आई आर, आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है वही होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अभी I को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो I इज इक्वल टू v बाई आर, v अपॉन आर, so current I is equal to V upon R. So therefore ये करंट के इक्वेशन पर से हम ये कह सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस विच आर नोन एज अ कैपिटल V। यही इक्वेशन पर से हम ये भी कह सकते हैं कि द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट मीन्स जैसे जैसे करंट बढ़ेगा उसकी ऐसे ही ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस उसके साथ ही बढ़ेगा। सपोज 5 एम्पियर करंट बढ़ा है तो उसके साथ क्या बढ़ रहा है, वोल्टेज भी 5 वोल्टेज बढ़ेगा। बट रेजिस्टेंस कैसे उसके अंदर इंक्रीज और उसके अंदर कैसे चेंज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसके डिवीजन के हिसाब से उसके अंदर प्रोपोर्शनल उसके अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक है। ओके, और यहाँ पे हम एक ग्राफिकल व्यू आपको दिखाया गया है जो ओम्स लॉ पर वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ऊपर की टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज़ दी गई है एम्पियर्स और वोल्टेज की। ये हमने प्रैक्टिकल वर्क के दौरान लिए गए कुछ रीडिंग्स है कि ये सर्किट के अंदर से इतना एम्पियर और इतना वोल्टेज पास हो रहा है, उसके ऊपर से हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, और वहाँ यही ग्राफ की वजह से हमको ये मालूम हो जाएगा कि वोल्टेज के अंदर वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के अंदर क्या रिलेशन है। सो अभी हमको ये मालूम है कि ओम्स लॉ क्या दिखाता है, V प्रोपोर्शनल टू I, अदरवाइज I प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा उसके प्रोपोर्शनली करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। और सभी को हम एक साथ हम इन ग्राफ में हम देखेंगे, और सभी जो जहाँ जहाँ हमको पॉइंट मिलेगा वो सारे पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे, तो उस पर से हमको क्या मिलेगा, करंट, उस पर से हमको ये मालूम होगा कि ये लीनियर ग्राफ हमको रिप्रेजेंटेट करता है। दैट मीन्स दोनों एक ही साथ सेम क्वांटिटी के अंदर सेम वैल्यू के अंदर ये चेंज हो रहा है। सो दैट मीन्स V प्रोपोर्शनल टू I इज अ प्रूफ। ओके, हेंस दीज आर प्रूफ कि ओम्स लॉ जो बता रहा है वही हो रहा है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम फर्स्ट रीडिंग देखते हैं 0.5 एम्पियर एक्स एक्सिस पर दिखाया गया है, तो हम वहाँ पे हम देखेंगे तो 0.5 और सामने की साइड इन वाई एक्सिस वोल्टेज हमने 2 वोल्ट हमको मिला है, तो 0.5 और 2 वहाँ पे हमने एक डॉट कर लिया। बाद में नेक्स्ट रीडिंग पर जा रहे हैं 1 एम्पियर और 4 वोल्ट
1 एम्पियर एक्स एक्सिस, 4 वोल्ट वाई एक्सिस, ठीक है। देन नेक्स्ट 2 और 8, 2 एम्पियर करंट और 8 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक्स और वाई एक्सिस पर हमने 2 और 8 थर्ड पॉइंट ले लिया है, ठीक है। बाद में 2.5 और 10, तो वो भी हमने आगे ले लिया है। देन 3 और 12 वो भी हमने ले लिया है, ठीक है। सो जैसे जैसे अभी आप सभी डॉट को हम कनेक्ट करेंगे तो वो जीरो से लेकर हमको एक लीनियर ग्राफ हमको रिप्रेजेंटेड हो रहा है। सो यहाँ पे लीनियर ग्राफ जो दिखेगा वो क्या होगा, वो हमको ये प्रूव करता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है सेम क्वांटिटी के अंदर करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। अभी आप रीडिंग के अंदर ध्यान से देखो 2, 4, 8, 10, 12, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, उसकी तरह से ये चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो यही जो है वो ओम्स लॉ रिप्रेजेंटेट करता है कि V प्रोपोर्शनल टू I और I प्रोपोर्शनल टू V। सो V इज इक्वल टू IR। अभी ये पे इस पर से हम रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास V की वैल्यू है, I की वैल्यू है। सपोज हमको फर्स्ट रीडिंग के अंदर 0.5 और डिवाइड बाई 2, 0.5 और वोल्टेज के अंदर 2 वोल्ट हमको दिया, तो उसके अंदर से हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो वहाँ पर हमको R को सब्जेक्ट कर देते हैं। तो क्या इक्वेशन आएगी उसके अंदर I और V की वैल्यू हम रख सकते हैं, उस पर से हमको क्या मिल सकता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। यस, सो नाउ अभी नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टेंस क्या रहेगा। सो रेजिस्टेंस होगा, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो रेजिस्टेंस नीचे जो आपको एक फिगर दी गई है, कई सारे सर्किट के अंदर घर के रिमोट होगा, टीवी रिमोट के हमको कोई बार टूट जाता है तो हम उसको निकाल के देख सकते हैं। तो उसके अंदर ये तरीके से कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए गए होंगे, तो विच आर नोन एज अ रेजिस्टेंस। उसके अंदर कलरिंग बैंड हो गए, उस पर से उसकी रेजिस्टिविटी और उसकी वैल्यू हम लोग मालूम कर सकते हैं। उसकी एक मेथड होती है, वो हम यहाँ पे हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो हम बाद में बात करने वाले हैं। अभी रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। सो रेजिस्टेंस, अब यही वर्ड देख लो, रेजिस्ट करना उसका काम होगा। क्या होगा रेजिस्ट करना? रेजिस्ट मीन्स कुछ अवरोध पैदा करना, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग थ्रू द वायर्स एंड लोड्स ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट encounters of resistance. Resistance is the okay, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा थ्रू द वायर्स। सपोज कोई एक सर्किट, सपोज हमारे पास मोबाइल चार्जर रहेगा, तो ये मोबाइल चार्जर के अंदर 9 वोल्ट जितना ही पोटेंशियल डिफरेंस, और सपोज 9 वोल्ट के इर्द गिर्द सपोज पोटेंशियल डिफरेंस 9 है, तो वहाँ पे उसके प्रोपोर्शनली करंट भी उतना ही पास होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो वो पास होने के लिए, अगर यहाँ पे हम बेसिक में आपको फंडा बताता हूँ, तो क्या होता है बेसिकली, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है एज अ पावर स्टेशन, देयर इज अ 240 वोल्ट, ओके, 240 वोल्ट और 250, ओके, मैक्सिमम इतनी। अगर हमको कोई मोबाइल चार्जर के अंदर को 9 वोल्ट ही चाहिए, बट हमारे स्विच के अंदर कितना करंट आएगा हमारे घर के अंदर 240, तो उसके अंदर हम ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा दे कि जो हमको सपोज 9 वोल्ट ही चाहिए, 9 वोल्टेज पोटेंशियल हमको 9 वोल्ट ही चाहिए और करंट भी इतना ही चाहिए, सपोज 9 एम्पियर करंट चाहिए कोई एक चार्जर को चलाने के लिए। तो 9 एम्पियर और 9 वोल्टेज पास होने के लिए हमारे घर में मेन पावर सप्लाई में कितना आता है 240, तो बाकी का जो वोल्टेज रहेगा उसको हमको कुछ रेजिस्ट करना पड़ेगा। तो वही काम होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो यही है रेजिस्टेंस, ओके। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। यहाँ पे आपको सेकंड पॉइंट के अंदर जो बात की है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज अ ओहम। सो वो क्या रहेगा कि ओहम जो रहेगा वो बेसिकली ओहम की आपको साइन मिलेगी। ओहम है वही साइंटिस्ट का नाम है, उस पर ही रेजिस्टेंस का यूनिट हमको रिप्रेजेंटेट करना है, वो उस पर ही रखा गया है। तो OHM इट इज नोन एज अ ओहम। और अदरवाइज आपको एज अ सिंबॉलिक लैंग्वेज में यूनिट लिखना है तो उल्टा यू शेप का यहाँ पे आपको एक दिखेगा सेकंड पॉइंट के अंदर इन अ ब्रैकेट, विच आर अ ओहम साइन। एंड ओहम इज अ ग्रीक अल्फाबेटिक वर्ड, ठीक है। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? इट इज अ
ओहम। फिर से आपको बता देता हूँ कि जितना वोल्टेज चाहिए उससे ज़्यादा वोल्टेज या उससे कम वोल्टेज करने के लिए हम रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। जो कुछ भी लोड पास हो रहा है एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, उसको हम क्या कर रहे हैं, एनकाउंटर्स रेजिस्टेंस, उसको हम रेजिस्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ रेजिस्टेंस। ओके, और उसको हम इन सर्किट डायग्राम जिगजैग पैटर्न से हम उसको दिखा सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी, एज अ सिंबॉलिक लैंग्वेज सर्किट डायग्राम के अंदर जिगजैग पैटर्न के अंदर हम उसको यूज़ कर रहे हैं इन अ सर्किट डायग्राम। यस, अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अभी पिछला जो ग्राफ था उसके जो रीडिंग था उस पर से भी आप कर सकते हो, और यहाँ पे मैंने एक दूसरा रीडिंग और दूसरा टेबल लिया है, उसके ऊपर से आप जल्दी से पता लगा सकते हो कि कैसे हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई, यार ये हमको मालूम है, V प्रोपोर्शनल टू I और इज इक्वल टू साइन लगाइए, इसलिए हमको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R लगाना पड़ेगा। सो इन इक्वेशन R इज इक्वल टू V बाई I। तो अभी हम टेबल के अंदर जाते हैं, तो फर्स्ट जो कॉलम है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंटेट कर रहा है, सेकंड कॉलम एम्पियर करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लास्ट वन IR का रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंटेट कर रहा है इन ओम। ठीक है, सो फर्स्ट वैल्यू हम देख रहे हैं इन वोल्टेज 2.5 और 0.1 एम्पियर करंट, ये दोनों अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बढ़ रहे हैं। 2.5 वोल्टेज बटा देन 1.1 एम्पियर करंट बटा, तो उस पर से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कहीं से भी हमको जो लीनियर ग्राफ मिल रहा है, तो कहीं से भी उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमको सेम ही मिलने वाला है। क्यों? बिकॉज V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कि जितना करंट बढ़ेगा उतना ही वोल्टेज बढ़ेगा। तो ये दोनों सेम वैल्यू के अंदर प्रोपोर्शनली वर्क कर रहे हैं, तो उसका रेजिस्टेंस भी हमको सेम मिलेगा, यही ओम्स लॉ दिखाता है। ठीक है, सो 2.5 करंट और 0.1 हमने 2.5 वोल्टेज और 0.1 हमने करंट पास किया गया इन सर्किट। ये हमारे पास कोई रीडिंग है, हम ये सोच लेते हैं। सो उस पर से हमको R इज इक्वल टू V बाई आई, तो V की वैल्यू 2, ठीक है, और 2.5 और डिवाइड बाई 1, तो ये वैल्यू हम करेंगे तो 25 पॉइंट समथिंग हमको वोल्टेज मिलेगा। नेक्स्ट 5 वोल्टेज और 0.2 एम्पियर, तो 5 डिवाइड बाई 0.2 वोल्टेज अपॉन करंट इज इक्वल टू R। तो 50 डिवाइड बाई 2.2 को हमने कन्वर्ट कर लिया इन डेसिमल, 2 इंटू जो 10 रहेगा वो हमने 50 कर दिया। दैट्स वाई इट इज़ अ नॉर्मल मैथमेटिक्स मेथड। सो उसका जो हमको रिजल्ट मिलेगा वही 25 ओम मिलेगा। देन नेक्स्ट वन 10 वोल्टेज 0.5 करंट, दैट मीन्स 0.4 एम्पियर। सो 10 डिवाइड बाई 0.4, here 10 into 10 divide by 4 is equal to 100 divide by 4 is equal to 25 ohm. Then next voltage रिया 15 वोल्टेज, उसी तरह से 25 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर और 1 एम्पियर की वैल्यू लेकर हमने वापस उसमें से रेजिस्टेंस फाइंड किया गया है। तो 25 डिवाइड बाई 25, दोनों में से हमको 25 ही वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पे आप ग्राफ के अंदर भी आप देख सकते हो कि जो हमको लीनियर लाइन मिल रही है एज अ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू पर से, तो वहीं पे हम कहीं पे भी उसकी जो कोई भी वैल्यू लेंगे जिसमें से हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, कोई भी वैल्यू आप ले लो। सपोज पहली दोनों कॉलम में से पहली वैल्यू ले लो, लास्ट वाली कोई भी वैल्यू ले लो, तो अकॉर्डिंग ओम्स लॉ द रेजिस्टेंस मस्ट बी कांस्टेंट। सभी जगह रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। तो R इज इक्वल टू V बाई आई, ये आपको याद रखना है। और न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स आपकी टेक्स्ट बुक में दी गए, आप आई होप आप कर सकते हो। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं। सपोज हमारे पास वोल्टेज है, एम्पियर है 2.5 और 0.1, तो हमने उस पर से R का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया और ये हमने लिख लिया है। तो इसी तरह से आपको कैलकुलेशन एग्जाम के अंदर भी आ सकती है। तो आपके पास 2 वैल्यू दी गई होगी, V और I की, तो उस पर से आप ये कर सकते हो। यस, नाउ विच फैक्टर्स आर अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस जो नीचे कई सारे रेजिस्टेंस अलग अलग आपको बताए गए हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस रहेगा वो अलग अलग उसकी वैल्यू के वाइज रहेगा।
सपोज हमको 5 वोल्टेज के लिए कोई छोटा वाला रेजिस्टेंस चाहिए तो ज़्यादा होगा, पर सपोज ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अलग अलग वैल्यू के हिसाब से रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो कितना रेजिस्ट करना है वो सर्किट पर डिपेंड करेगा, कंपोनेंट्स पर डिपेंड करेगा और करंट पे डिपेंड करेगा। सो उस पर से ही उसकी अलग अलग वैल्यूज़ के हम लोग रेजिस्टेंस उसके अंदर सेट कर सकते हैं सर्किट के अंदर, ठीक है। सो फर्स्ट फैक्टर विच आर अफेक्टिंग ऑन अ रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर कोई भी कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी, कम होगी, तो उस पर कितना रेजिस्टेंस पास आउट करना है तो उसके हिसाब से हम लोग रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। सपोज ज़्यादा होगा तो उस पर ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो हम ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाएंगे। कम रेजिस्टेंस होगा तो लेंथ कम होगी, दैट मीन्स उसके अंदर हमको कम रेजिस्टेंस रेजिस्ट करना है तो उसके ऊपर कम वैल्यू वाला रेजिस्टेंस लगाएंगे। सो फर्स्ट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकेंड वन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और अ थिकनेस ऑफ कंडक्टर। थिकनेस दैट मीन्स उसकी चौड़ाई, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सपोज कि हम कोई भी एक कंडक्टर ले, उसको हम बीच में से काट देते, तो बीच में से हम जब काटेंगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शन रहेगा, उसका एरिया रहेगा, उस पर भी डिपेंड करेगा। मतलब एरिया दैट मीन्स उसकी थिकनेस ही रहेगी, ठीक है। सपोज ये मैंने यहाँ से कट कर दिया तो ये जो रहेगा वो उसका क्रॉस सेक्शन रहेगा, उसमें कितना इतना है तो उसकी रेडियस इतनी रहेगी, तो डायमीटर के हिसाब से हम लोग उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा वो और उसकी थिकनेस भी बोल सकते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि इतना बड़ा है, इतना एरिया, इतना क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है उसका, इतनी थिकनेस है, तो थिकनेस के अनुसार भी हम रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस हम के अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं। देन थर्ड वन इज अ नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। सभी कंडक्टर के अंदर नेचर अलग अलग होता है, ठीक है। तो सपोज फॉर एन एग्जांपल उसकी कंडक्टिविटी पर डिपेंड्स कर रहा है। गोल्ड होगा, सोना, तो गोल्ड के ऊपर उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू कॉपर। सो कॉपर वायर के अंदर कॉपर वायर हमको इजीली अवेलेबल है और चीप भी रहेगा, तो उसकी वजह से हम कॉपर का ज़्यादा कर यूज़ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के अंदर ट्रांसमिशन करने के लिए हम कर रहे हैं। बट इन अ कंडक्टर उसका सभी अलग अलग कंडक्टर है, जो सभी की प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेगी, सभी का नेचर अलग अलग रहेगा। तो गोल्ड है तो वो कंपेयर टू कॉपर, गोल्ड में से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा तेज़ी से पास हो सकती है। तो सपोज हमने कुछ कई जगह गोल्ड हो, सिल्वर हो, उसका हमने ट्रांसमिशन के अंदर उसका यूज़ किया है, तो वो कंडक्टर का नेचर के हिसाब से वहाँ पे हमको रेजिस्टिविटी कम या ज़्यादा करनी है, तो वो भी इसके अंदर रेजिस्टेंस पर अफेक्ट करेगा। थर्ड वन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। जब कभी कोई किसी भी सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज पास करते हैं तो उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट हो रही है, तो वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। सो गर्म हो जाएगा तो वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। अगर कोई कंडक्टर है वो कम टेम्परेचर के अंदर भी मेल्ट हो सकता है, और कोई प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकता है, और उसकी टेम्परेचर रिड्यूस करने की और बढ़ाने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से टेम्परेचर भी इसके पर अफेक्ट करता है। सो रेजिस्टेंस कौन सी चीज़ पर अफेक्ट करेगा? फर्स्ट वन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकेंड वन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, थर्ड वन नेचर ऑफ द कंडक्टर, एंड लास्ट वन इज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ it is time for you answer the following question. make a short note of scientist जॉर्ज ओम। साइंटिस्ट कौन थे, कहाँ थे वो क्या कर रहे थे और क्या इन्वेंट किया उसके बारे में हम आज इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। सेकेंड वन व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या रहेगा, उसकी कुछ हमने रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ये जो हमने दिया था वो प्रोपोर्शनली वर्क करेगा, ऐसा कुछ था। आई होप आपको याद है। सो वहाँ पे आप चले जाना और ये आपको लर्न करना है। इट इज़ अ मोस्ट आईएमपी टॉपिक। अगर एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट पूछे तो वो भी ओम्स लॉ क्या है वो ही लिखना है, तो उसके अंदर स्टेटमेंट भी मैंने आपको बेहतरीन तरीके से ये स्लाइड के अंदर वीडियो के अंदर आपको बता दिया है। नेक्स्ट, राइट द ऑल इक्वेशंस ऑफ द
ओम्स लॉ एंड एक्सप्लेन विथ ग्राफ। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखना है, देन इक्वेशन सभी लिखना है, इक्वेशन को आप नंबर देंगे, सपोज v प्रोपोर्शनल टू i इक्वेशन नंबर 1, देन v इज इक्वल टू r इंटू आई इक्वेशन नंबर 2। उस पर से आपको i की वैल्यू वाला इक्वेशन लिखना है, i इज इक्वल टू v बाई r, देन r का इक्वेशन भी आप लिख सकते हो उस पर से, और i, r और v तीनों का इक्वेशन आपको बना के लिखना है, ठीक है। और लास्ट में ग्राफिकली आपने एक्सप्लेन करना है, कोई भी एक ग्राफ ले लो, वो उस पर से आपने क्या समझ में वो आप पहले एक्सप्लेन करो, और एज अ ओहम्स लॉ ये किस तरीके से प्रूव हो रहा है उसकी वजह से तो आपको पहले वो टेबल याद होना चाहिए। दैट मीन्स अभी आपको याद होना चाहिए कि अभी हमने लास्ट वाले एक टेबल दिखा था, उसके अंदर अलग अलग वैल्यू लेकर हमने वी और आई की कुछ कैलकुलेशन की थी, तो वो आप कर सकते हो, ये भी आपको उसके अंदर दिखाना होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस मीन्स व्हाट, तो वो आपको फाइंड आउट करना है कि रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ठीक है। वो भी अन्य उसके अंदर दिखाया गया है, मैंने आपको सिंपली लैंग्वेज में समझा दिया है कि बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओहम, OHM, ये भी आप लिख सकते हो, O स्मॉल आएगा, HM। अदरवाइज इन अ ग्रीक अल्फाबेटिक वर्ड तो आपको सिंबॉलिक लैंग्वेज में भी आपको लिखना पड़ेगा कि ओम्स क्या होता है, उल्टा U जैसा कुछ है, ठीक है। एंड लास्ट वन, विच फैक्टर्स आर अफेक्टिंग ऑन अ रेजिस्टेंस, क्या क्या फैक्टर रेजिस्टेंस पर अफेक्ट कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। सो उसके अंदर क्या आएगा, प्रॉपर्टीज के अंदर। सो फर्स्ट क्या कौन सा अफेक्ट करेगा, तो 4 पोर्शन रहेंगे, 4 पॉइंट आ रहे हैं, एरिया क्रॉस सेक्शन, मटेरियल उसका है उसकी नेचर के वाइज, देन उसकी लेंथ ऑफ कंडक्टर, और लास्ट वन क्या था ये आपको देख लेना चाहिए। तो ये चारों के चारों पॉइंट उसके अंदर आ जाएंगे, और ये भी एक मेन क्वेश्चन रहेगा कि कौन से अफेक्ट करे। ये चारों फैक्टर अभी आप याद रखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम बात करने वाले उसके अंदर रेजिस्टिविटी के अंदर ये हमको काम लगेगा, ठीक है। यस, सो एज अ रेफरेंस मैंने गुजरात साइंस बोर्ड की टेक्स्ट बुक आप सबको मालूम है जो आपके पास एज अ PDF फॉर्म में अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी की विकीपीडिया के अंदर से कुछ नॉलेजेबल स्लाइड्स और ये कुछ डेफिनेशन वगैरह मैंने यूज़ की है। एंड स्लाइड शेयर एप्लीकेशन के द्वारा लिंक्डइन के अंदर मिस्टर उत्तम कुमार की स्लाइड है, कुछ स्लाइड मिस्टर उत्तम कुमार की है, ठीक है। एंड नाउ थैंक यू।